गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है और कहीं ना कहीं रिद्धि को खोने से बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली वालों के सामने कहती है कि मुझे अब नहीं रहना है दूर रिद्धि से, तो प्लीज़ मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जिसके लिए रिद्धि कहीं ना कहीं एग्री नहीं होती है। उसका सिर्फ सिंपल सा रीज़न होता है कि अभी वो उम्र में छोटी है और उसको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कि जिसके लिए कायरा मानती नहीं है। तभी रिद्धि कहती है कि हम सोचेंगे इस बारे में। लेकिन तभी उसकी जो मॉम रहती हैं, कायरा की मॉम अंजना मम्मी सीधे से कह देती हैं कि मैं तुम्हारी इंगेजमेंट की बात करा दूंगी। अब उसके आगे इंगेजमेंट की बात करने पे जैसी वो बोलती हैं तो कायरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कायरा कहती है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर द इंगेजमेंट। तभी वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ से जाती है, अपने रूम पर सो जाती है और सोते हुए बहुत खुश रहती है वो, बहुत ज़्यादा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो अंजना है वो इनसे अपने मतलब अपने हस्बैंड से, मतलब कायरा के पापा से बात करती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट करवा देनी चाहिए। तभी उसके पापा कहते हैं कि अंजना, बात नहीं है, मैं इंगेजमेंट करवा दूंगा, पर रिद्धि अभी उस शायद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तभी अंजना का आंटी कहती हैं कि वो रेडी है, बट वो ये नहीं चाहती कि कायरा का करियर स्पॉइल हो, इसलिए वो पीछे हट रही है। हमें इस बारे में बात उससे करनी चाहिए। और उससे क्या, हमें तो एक्चुअल में रिद्धि के पापा से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रिश्ता लेकर जाना है। अगर आप फ्री हैं तो हम 2 बजे चलते हैं। तो कहती है नहीं नहीं, आज 2 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, शाम को 5-6 बजे चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, तो पक्का ना? तो कहते हैं हाँ, मैं जब तक कायरा को तैयार करती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि वो कॉलेज जाए और कॉलेज में अच्छे से बात करे, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये बात सही है, आप उसको भेज दो और उसे बोलो टेंशन ना ले, हम ये सारी बातें अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो इस बात पे कहीं ना कहीं आंटी भी रेडी हो जाती हैं। थोड़ी देर ऐसी होती है कि जब कायरा अपने घर पर रहती है तो कायरा बहुत हैप्पी रहती है, बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे एंगेजमेंट की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जैसे ही आंटी रूम पर आती है तभी कायरा एकदम से चिल्लाकर बोलती है, मम्मा आपने बात कर ली? कब हमारी इंगेजमेंट है, कब हो रही है? कल हो रही है, परसों हो रही है? आपने बात कर ली? आप बताओ ना, आपने जाकर बात करी कि नहीं? तभी उसकी मम्मी कहती है कि कायरा थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्या हो गया आपको, आप एकदम से इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? इंगेजमेंट है, कोई छोटी सी चीज़ थोड़ी ना, टाइम लगता है। और अभी हमने कायरा के पापा से बात नहीं करी है, सॉरी, रिद्धि के पापा से मैंने बात नहीं करी। हम जाएंगे और रिद्धि के पापा से बात करेंगे। तो कहते कब जा रहे हो आप लोग, इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? कायरा कहती है। तभी अंजना मम्मी एकदम से बोलती, "पर हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही है?" तो कहती, मम्मा उस दिन मैंने ना रिद्धि को खोते हुए देखा है। आप भी तो जानती हो किसी को खोने का दर्द कितना ज़्यादा होता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं खो दूँ। रिद्धि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रिद्धि से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ मेरी कंडीशन को समझो। मैं बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ उनसे, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ आप मेरी कंडीशन समझो। तभी अंजना आंटी आती हैं उसके पास और उसे हक करते हुए बोलती है, मैं समझ सकती हूँ और मैं समझ भी रही हूँ, पर शादी के डिसीजन या एंगेजमेंट के डिसीजन बहुत जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं कायरा। उसके लिए सोच समझ के बात की जाती है। और हमें अभी तक मैं नहीं कह सकती कि कायरा, उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे रिद्धि के। हो सकता है वो अभी मना कर दें या कुछ भी हो, हमें बात तो करने दो। आज शाम तक के लिए रुको, आप जाओ कॉलेज, अच्छे से बात करो। पापा आपके ऑफिस गए, ऑफिस से शाम को आएंगे, फिर हम इस बारे में जाएंगे, पक्का ना अम्मा? तो कहती है हाँ। तो ऐसे करके कायरा तैयार हो जाती है। कायरा बहुत फ्रेश होती है, तैयार होती है
और वो बहुत हैप्पीली जाकर कॉलेज चली जाती है। जैसे ही वो कॉलेज जाती है, वहाँ पर वो सबसे पहले रिद्धि मैम को देखती है, तो वो बहुत प्यार से देख रही रहती है। रिद्धि भी जब कायरा को देखती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली कायरा आ गई है और अब वो पहले से बेटर है। तभी रश्मि और जिया कहते हैं हैप्पी इंगेजमेंट। तो वो बोलती है क्या मतलब, तो कहती है अरे तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली है ना। अभी देखो हम दोनों को तो 6 मंथ्स का टाइम मिला था कि डिसाइड कर लो, आराम से रह लो, लेकिन यार तुम तो हमसे भी ज़्यादा लकी हो। तुम्हें तो 6 मंथ क्या, तुम्हें तो डायरेक्ट इंगेजमेंट करने का मौका मिल रहा है। हाय काश इतने लकी हम होते कि हमें फटाक से बोल दिया जाता कि इंगेजमेंट कर लो। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि मेरे मॉम डैड कहते कि इंगेजमेंट कर लो। तभी रिद्धि उनकी तरफ देख के बोलती है देखा जाए तो तुम लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा लकी हो। बिना इंगेजमेंट के 6 मंथ तक तो आराम से पूरे हबी की तरह रह रहे हो, हबी और वाइफ की तरह, कपल्स की तरह तो रह रहे हो। इससे ज़्यादा लकी और क्या चाहिए। तो रश्मि कहती कि हाँ यार ये बात तो सच है कि हमारी फैमिली ने हमें इतने अच्छे से समझा और हमें 6 मंथ्स का ही टाइम दिया। पर 6 मंथ हो या कुछ भी हो, अब तो इसके आगे हम हमेशा ही साथ रहने वाले हैं। मेरी फैमिली तो कन्विंस हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि जब तुम्हारी इंगेजमेंट होगी तब हम भी अपनी इंगेजमेंट कर ले। नॉट एन बैड आइडिया, क्यों। तो वो बोलती है कि जिया बोलती है नॉट एन बैड आइडिया, आई एम वेरी एग्री विथ यू। मैं आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। तो जैसी वो जा रही रहती है तभी रिद्धि उसका हाथ पकड़ के बोलती है रुक जा, पहले ये तो पता होने दे कि मेरी इंगेजमेंट भी हो रही है कि नहीं। मैंने इस बारे में डैड से कहाँ बात करी है, और हाउ द डैड इज गोइंग टू बी रिएक्ट मुझे कैसे नहीं पता। अभी तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, इतनी जल्दबाजी। तो तभी रश्मि कहती है देख जल्दबाजी तो नहीं है, तेरे रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो कोई तेरे पे जल्दबाजी नहीं हो रही है। और वैसे भी आज नहीं तो जब करनी है तो इतना टेंशन क्यों लेना है। तो ये लोग अपने अपने काम पे फिर आगे लग जाते हैं, सब अपने काम पे बिजी हो जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं। थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो तनु के पास जाकर बोलती है कि तनु सुनना। तो तनु बोलती है पहले तो ये बता कि तेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो क्यों गई थी, क्या रीज़न था। तो कहती कुछ नहीं यार, थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, पर ये सब छोड़ना, मैं तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ। तो तनु बोलती हाँ बता, लंदन क्या क्या बोलते कनाडा में कोई पसंद आ गया क्या। तो कहती नहीं यार, अच्छा सुनना मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। तो तनु सी तरफ देख के बोलती है किससे। तो वो कहती है अबे किससे मतलब क्या, रिद्धि से ही। तो कहती व्हाट इतनी जल्दी। तो कहती क्या जल्दी यार, अभी हम लोग का 3rd ईयर चल रहा है, ये जैसी ख़त्म होगा तो हमारी इंगेजमेंट हो जाएगी ना। तभी तनु एकदम से बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 2nd ईयर चल रहा है, हमारा 3rd। तो कहती है अभी 1 महीने बाद हमारे 2nd ईयर के एग्ज़ाम है, फिर हम 3rd ईयर में चले जाएंगे। तो यार इतना तो चलता है ना। तो कहती है कि हाँ चलता है, बट तुझे इतनी जल्दी इंगेजमेंट क्यों करनी है। कहती बस मुझे करना है, मैं तो शादी के लिए बोल रही थी, पर घर वालों ने सिर्फ इंगेजमेंट के लिए बोला है। पर मैं खुश हूँ, तू मेरी खुशी में खुश नहीं होगी क्या तनु। तभी तनु बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, बट कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ है कनाडा में जो तू इतनी जल्दी कर रही है, या तो तू मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी कायरा कहती है मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ यार, मैं तेरे को सच कुछ बता तो रही हूँ, मुझे बस शादी करनी है, अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं रहा जाता है यार। तो कहती पर ऐसा क्यों। तभी वो बोलती मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो तनु हंसने लगती है, बोलती ठीक है नहीं पूछ रहे, तू जाके अभी क्लास में चल फिर सोचेंगे। तो कहती तू जाकर बोल रही थी फिर क्लास में क्या मतलब। मैंने कहा मैं सोच रही थी तू जाकर सर से मिल ले, क्योंकि तू इतने दिन के लिए एब्सेंट थी, तो सर बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे थे। तो कहते कौन सर। तो कहते अरे वही यार, वो अपने बिजनेस स्टडीज़ वाले बहुत गुस्सा कर रहे थे, पीछे पड़ गए थे। बट आई थिंक कि तेरा मूड बहुत अच्छा है तो तू स्पॉइल ना करे उनसे मिलके। कहती छोड़ना, वैसे भी टीजी तो मेरी ही रिद्धि है, वो हैंडल कर लेंगी, मुझे इस बात की क्या टेंशन है। तो कहती है कि हाँ सही है, वही मैं बोली थी प्रोफेसर के साथ दिल लगी करो तो यही बहुत फ़ायदा होता है।
तो कहती दिल लगी नहीं, अब तो एंगेजमेंट भी होने वाली है, बहुत मज़ेदार बात है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तनु भी ऐसे बोलती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग सब क्लास रूम में जाते हैं, अपनी स्टडीज़ कर रहे रहते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ वाले सर आते हैं और तभी वो कायरा को उठाकर बोलते हैं, इतने दिन की छुट्टी थी, आप कहाँ थी? तो तभी कायरा बोलती है कि सर मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं छुट्टी पर थी 3-4 दिन के लिए। तो कहते हैं आपने असाइनमेंट्स भी टाइम पे सबमिट नहीं किया है, आपका ध्यान क्या रहता है, आपकी अटेंडेंस बहुत लो है, ये है वो है, बहुत सुनाते हैं उसे। तभी वो बोलती है कि सर आपको अगर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं दे दूंगी, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, कल मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना। तो वो कहती है ओके सर, मैं ले आऊँगी। यहीं पे बात ख़त्म होती है। तभी तनु बोलती है मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? तो कहती है पापा की पहचान है ना, मिल जाएगा, जुगाड़ तो बहुत है ना, कर लूँगी मैं, तो टेंशन ना ले। फिर ऐसे ये लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, पूरा क्लास मस्ती करता है, इधर उधर होता है। थोड़े टाइम के बाद रिद्धि का लेक्चर होता है, रिद्धि का लेक्चर भी ख़त्म होता है। पर रिद्धि का जब लेक्चर चल रहा रहता है तब कायरा की नज़र रिद्धि पर रहती है और रिद्धि की नज़र कायरा पर ही रहती है। दोनों स्माइल कर रहे रहते हैं। इंगेजमेंट का सुन के कहीं ना कहीं दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो शाम का टाइम आ जाता है। जैसे शाम का टाइम आता है तो रिद्धि के जो डैड होते हैं, उनको रिद्धि बताती है कि कायरा के मॉम एंड डैड आ रही हैं। कायरा के मॉम एंड डैड आ रहे हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। तभी उसके पापा बोलते हैं क्यों, क्या हो गया है रिद्धि, एकदम से सडनली से मॉम एंड डैड क्यों आ रहे हैं कायरा के? तो कहती है पता नहीं है पापा, शायद कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, पर वो आ रहे हैं तो मैंने मना नहीं किया। तो कहती मना भी क्यों करना है, अच्छा आप क्या कर रहे हो? तो कहते मैं डिनर रेडी कर देती हूँ, वो लोग आ रहे हैं तो कहती है अच्छा ठीक है, क्या स्पेशल बनेगा डिनर में? तो कहती है आप बताओ पापा क्या बनाना है, दाल चावल सब्जी रोटी तो बनेंगे। तो कहती है ये तो हर कोई बनाता है, आखिर तुम्हारे सास ससुर पहली बार आ रहे हैं तो तुम्हें कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, अंकल कहते हैं। तभी वह हंसते हुए कहती कि हाँ समझ गई मुझे क्या बनाना चाहिए, आप टेंशन ना लो, मैं बना लूँगी। थोड़ी देर के बाद करीब 7 बजे की बात रहती है, सबके सब कायरा आती है, कायरा के साथ उसके मॉम एंड डैड आते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं सब बैठते हैं तो रिद्धि सबसे पहले पानी सर्व करती है। तभी कायरा जो रहती है वो बोलती है मम्मा मैं रिद्धि की मदद कर देती हूँ, आप लोग बैठो। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो कायरा जो होती है इतनी टाइटली हग करती है रिद्धि को, रिद्धि भी थोड़ा हग करती है और तभी बोलती है थोड़ा दूर रहो, अभी सब लोग हैं। तो कहती है तो क्या हो गया, आप तो मेरी गर्लफ्रेंड है और अब तो वाइफ बनने वाली हो, आज आपको आपसे ही चुरा लूँगी मैं। तो कहती कहाँ चुरा के लेकर जाएंगी? तो कहती अपने साथ। तो पर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे घर पर आने वाली हैं या ना कि मैं आपके घर पे आऊँगी। कहती कोई किसी के भी घर पर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है रिद्धि, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। तभी वो बोलती हैं अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे सर्व करने दो। तो कहती क्या सर्व कर रही हो? तो कहती पहले मुझे चाय बनाने दो, तो अच्छा नहीं लगता है, आप जाकर बैठो। तो कहती चाय मैं बना दूँ? तभी वो बोलती कि आप चाय बनाने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे पता है, खुद तो चाय बनाओगे नहीं और ना मुझे बनाने दोगे, प्लीज़ मेरी बात को समझो, जाओ कायरा बैठो। तो कायरा इस बार कोई ज़िद नहीं करती, चुपचाप चली जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ के जो उसके जो डैड रहते हैं कायरा के, वो बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि रिद्धि और कायरा की इंगेजमेंट हो जाए, आपका क्या कहना है है? तभी वो कहते हैं अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, रिद्धि के पापा कहते हैं मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बट इंगेजमेंट मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट शादी करा लो। तो तभी कायरा बोलती थैंक यू अंकल, मैं भी यही सोच रही थी, पापा बोलो ना शादी का ही डायरेक्ट। तो उसकी मम्मी कहती है अरे आप शांत हो जाइए कायरा, रुक जाइए। तो कहते हैं हाँ शादी भी करवा लेंगे, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है रिद्धि रेडी नहीं है शादी के लिए। तब इसके पापा बोलते हैं कि ऐसे कैसे रेडी नहीं है रिद्धि, रिद्धि आप ज़रा किचन से वापस आएंगे? तो रिद्धि बोलती हाँ पापा आई मैं। तो रिद्धि जैसी आती है, रिद्धि के पापा उससे पूछते हैं कि आपको कायरा के साथ शादी नहीं करनी है क्या, आप रेडी नहीं हो क्या शादी के लिए?
तो तभी रिद्धि बोलती है कि नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे शादी करनी है। तो कहते हैं हाँ, बट क्यों, फिर आप अभी नहीं करना चाहते हो क्या? तो वो अपने पापा की तरफ देख के बोलती है और कायरा की तरफ देखती हैं। तो कायरा बोलती है शादी करनी है, और तभी वो बोलती है पापा, प्रॉब्लम मेरी शादी करने से नहीं है, मैं चाहती थी कि कि कायरा अपने करियर पे भी फोकस करे। पापा, आपको पता है मेरा तो पीएचडी बस कंप्लीट होने ही वाला है, और देन आई विल बी द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस ऑफ दिस कॉलेज, और मेरा तो लाइफ सेटल है, बट व्हाट अबाउट कायरा? पापा, हम शादी का बोझ उस पे नहीं डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कायरा अभी इतनी कैपेबल है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज ले सके। वो अभी बहुत छोटी सी बच्ची है, इंजॉय करने के दिन है, उस पे ये शादी का प्रेशर अभी नहीं डालना है। मुझे कोई इशू नहीं है, आप जब बोलोगे मैं तब शादी कर लूँगी, पर पापा उसको सेटल हो जाने दीजिए। उसका अभी तक तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर वो अपने करियर में जहाँ से जो करना चाहती है वो कर लेगी। तो देन उसका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल मैरी हर। अभी लेकिन मैरिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको पता है शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है पापा, चाहे वो नॉर्मल कपल्स की बात करें या हम लेस्बियन कपल मैरिज की बात करें, सब चेंज होता ही है। तो उसके पापा उसके सर पे हाथ रख के बोलते हैं आई एग्री बेटा, बट पर कायरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, वो शादी करने के लिए तैयार है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी वो अपने पापा की तरफ देख के बोलती है पापा, बच्ची है वो बहुत ज़िद्दी है, वो अपनी ज़िद और अपने डर के चक्कर में बोल रही है, पर पापा हम तो पूरी नहीं कर सकते ना। मैं इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं शादी का बोझ अभी उसमें नहीं डालना चाहती हूँ, जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। वंस इट डन, देन आई विल मैरी हर। तो वहीं पर अंजना आंटी खड़े होकर बोलती हैं कि सही कह रही है रिद्धि, अभी कायरा इतनी कैपेबल नहीं है। कायरा को अभी ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है क्योंकि शायद फिल्मी दुनिया से देख कर आई है या क्या आई है। शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसे अपने रिलेशनशिप को भी टाइम देना होगा, लेकिन जहाँ वो अभी इतनी मुझे भी कैपेबल नहीं लगती है। तो मैं अभी शादी के लिए तो एग्री बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बट हम चाहते हैं कि इंगेजमेंट के लिए। उसके पापा भी खड़े होते हैं कायरा के और बोलते हैं कि सर आप जैसा बोलो वैसा होगा, बट अगर दोनों ही ये चाहते हैं कि इंगेजमेंट हो तो फिर इंगेजमेंट ही कर लेते हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है? पर कायरा बोलती है वहाँ से कि पापा मैं शादी के लिए एग्री हूँ। तो तभी उसकी मम्मी कहती हैं, अंजना मम्मी, कायरा आप कैपेबल हो, आप रेडी हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिद्धि रेडी नहीं है। तो आपकी पार्टनर चाहती है आपसे कुछ, तो क्या प्रॉब्लम है? आप इंगेजमेंट कर लो ना। मैंने आपको आज ही समझाया था कि इफ़ योर पार्टनर लव्स यू शी नेवर लीव यू। तो आपको क्या इशू है? तो तभी वो कहती कि हाँ ठीक है मॉम, इंगेजमेंट ही कर लेंगे। तो कहती है कि डन। तो कहते कब इंगेजमेंट की जाए? तो कहते 2 दिन के बाद संडे है, हम संडे को इंगेजमेंट कर लेते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है भाई साहब, आपको जिसको बुलाना है आप बुला लीजिएगा, रिद्धि के पापा कहते हैं। तो तभी वहाँ से कायरा के पापा कहते हैं आपकी को भी जिसको बुलाना है बुला लो। तो वो कहते हैं मेरे रिलेटिव्स इतने कुछ है नहीं है, बस इसके जो फ्रेंड्स लोग हैं रश्मि, जिया और मेरे जो ऑफिस के कुछ दोस्त लोग हैं वही लोग आएंगे बस। तो कहते हैं हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। थोड़े टाइम के बाद जैसे ही जाने का टाइम हो जाता है, तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं रुकिए, मैंने आप लोगों के लिए डिनर बनाया है, आप कहाँ जा रहे? तो एकदम से अंजना बोलती है कि अरे बेटा डिनर की क्या ज़रूरत थी, घर तो पीछे ही, हम तो वैसे ही जा रहे थे। तो कहते हैं आंटी आप अलग से घर पे जाके डिनर बनाओगे, इससे बेटर है कि मैंने बनाया ही है, और शाम का टाइम है, प्लीज़ खा कर जाइए। तो सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, तो वो सर्व करती है, तो दाल चावल बनाए रहते हैं, सब्जी रोटी बनाई रहती है, पर साथ ही साथ उसने स्पेशलिटी बनाई रहती है पाव भाजी, और वो गरम गरम पाव के साथ लाकर भाजी सर्व करती है। तो जैसे ही अंजना आंटी वो खाती हैं, वो बोलती है वाओ रिद्धि,
यू जस्ट मेड इट सो लवली। तो तभी रिद्धि के पापा बोलते हैं उसकी स्पेशलिटी है पाव भाजी। तो कहती है बहुत टेस्टी है भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, बहुत टेस्टी है। ये इतना टेस्टी खाना बनाती है मेरी बहू, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो रिद्धि बहुत स्माइल कर रही रहती है, एक्चुअली ब्लश कर रही रहती है। तो जब कायरा के पापा भी खाते हैं वो भी बहुत तारीफ करते हैं, सब खा रहे रहते हैं। और जो कायरा रहती है वो तो बहुत प्राउडली देख रही रहती है रिद्धि को। तभी एकदम संजना मम्मी मस्ती के वे में कहती हैं कि कहती हैं कि चलो रिद्धि तो हमें अच्छी खासी मिल रही है, जो खाने पीना बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है। पर भाई साहब आपको हमारी बेटी से तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी बेटी तो आपको 2 वक्त की रोटी भी ढंग से खिला दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तभी कहते नहीं नहीं, हमारी कायरा भी बहुत अच्छे से बनाकर खाना सिखाएगी। तो वो एकदम से देख के बोलती है अंकल मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। तो रिद्धि बोलती है एकदम से कि पापा मैं सिखा दूंगी, वो सीख जाएंगी। तो कहते हैं, तब सब लोग हंसने लगते, हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई अब तो बीबी होने वाली है, साथ तो देना ही पड़ेगा हर तरीके से। तो ऐसे करके जैसी जाने वाली रहती है अंजना आंटी, तभी रिद्धि एकदम से जाती है और अंजना आंटी को बोलती है कि आंटी मैं ये चाहती हूँ कि सब लोगों के साथ नाना नानी भी आए, तो आप उनको भी इंगेजमेंट के लिए बुला लेना, क्योंकि उनका हक है कायरा पे, और मुझे भी उन्होंने अपनी बेटी में आना है, तो प्लीज़ आप बुलाइएगा। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर 2 दिन के बाद इंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली रहती है। जैसे 2 दिन के बाद इंगेजमेंट स्टार्ट होती है तो बहुत ब्यूटीफुल सी लहंगा पहना रहता है रिद्धि ने, और साथ ही साथ जो कायरा रहती है वो भी एक ब्यूटीफुल सा लहंगा पहनते हैं। दोनों इतने सुंदर दिख रहे रहते हैं। तो रिद्धि और जिया भी आते हैं इंगेजमेंट में। तो वो बोलने लगते हैं कि तुमने मम्मी से बात नहीं करी? तो कहती है कि नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट शादी करेंगे, इंगेजमेंट वगैरह अपन नहीं करेंगे। तो बहुत प्यारा डेकोरेशंस होता है, सब कुछ बहुत होता है। तनु आती है, पुनीत आता है, मयंक आते हैं, सबके सब आते हैं। लेकिन जैसे ही मयंक और मयूर आते हैं एंगेजमेंट के लिए, वो देखकर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके रहते हैं कि एंगेजमेंट इज़ बिटवीन रिद्धि मैम एंड कायरा। मतलब एक एक होता है ना, सबको ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ। तभी वो बोलता है तभी तेरी वाली ना रिद्धि मैम का सपोर्ट करती थी और रिद्धि मैम करती थी, मयंक मयूर से कहता है। तो कहते हैं हाँ भाई दिख रहा है। पर कब तक कोई किसी को एतराज़ नहीं होता है, सबके सब इतने मैच्योर्ड हो चुके रहते हैं। और जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब तो भाई अब सब अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे, अब सबको एडजस्ट हो चुका था। तो इंगेजमेंट होती है, दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और काफ़ी बहुत मतलब ब्यूटीफुल सा होता है। नाना नानी आते हैं, नाना नानी दोनों नाना नानी आते हैं। अंजना आंटी के भी मॉम डैड आते हैं, और यहाँ से रीना मम्मी के भी मॉम डैड आते हैं। तो दोनों नाना नानी आते हैं और बहुत खुशी से उनकी इंगेजमेंट होती है। बहुत ग्रैंड तरीके से इंगेजमेंट होती है। और ये गुजरात मतलब अहमदाबाद की फर्स्ट ऐसी इंगेजमेंट थी जो 2 गर्ल्स के बीच में हुई थी। पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेशंस होता है, सब लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो एंगेजमेंट में बुराइयां भी कर रहे थे कि ओ माय गॉड 2 लड़कियों की कैसे कैसे शादी हो रही है, लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, मतलब आजकल क्या हो चुका है, कैसे ज़िंदगी हो गई है, क्या हो गया है। और लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत बोल रहे थे कि ये एक न्यू रिवैल्यूएशन है, मतलब कुछ नया चीज़ें आने वाली है। काफ़ी खुश थे। तो एंगेजमेंट में कुछ लोग नेगेटिव्स थे तो कुछ पॉजिटिव्स थे। बहुत मतलब कूल एटमॉस्फेयर था। और पर जो जिया रहती है वो बहुत बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली रिद्धि जो है अपनी लाइफ में सेटल हो रही है, जिस बात की खुशी जिया को बहुत होती है। जिया ज़्यादा क्लोज नहीं थी रिद्धि के, लेकिन उसे इतना खुश देख के काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सब खुश होते हैं। जिया तो रश्मि को देखे जा रही थी, तो रश्मि की आंखों में से कहीं ना कहीं आंसू आ रहे थे। तो वो बोलती हैं आप रो क्यों रही हैं? तो कहती हैं कहाँ रो रही हूँ मैं? तो कहती है ये तो खुशी के आंसू हैं। पता है जिया, जब
रिद्धि छोटी थी ना, तो मैंने उसे हमेशा से यही चाहा है कि उसकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले। बहुत कम एज में ना आंटी चली गई थी और रिद्धिका ने ज़िंदगी में ना इतना खुश होना छोड़ दिया था। मैं हमेशा से भगवान से प्रे करती थी कि उसे जो कुछ मिले, बहुत कुछ 100% बहुत अच्छा इंसान मिले। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा हैप्पी है और इतनी ब्यूटीफुल उसकी देखो गर्लफ्रेंड भी है, अब जो हमारी भाभी कहलाएगी। तो तो कहती अच्छा हाँ भाभी कहलाएगी, अच्छा अच्छा, हाँ मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो तभी वहाँ से जिया जाती है, स्टेज पे ये दोनों बैठे रहते हैं। तो आते से ही बोलती है और कायरा भाभी कैसी हो आप। तो कायरा एकदम से देखने लगती है जिया मैम को और बोलती है मैम आप क्या बोल रहे हो। तो कहती यार अब आप हमारी भाभी लगी ना, अब भाभी जी कैसे हो आप। तो रश्मि भी आती है और रश्मि बोलती क्या हो गया। तो कहती यार भाभी जी के हाल चाल पूछ रही हूँ। तो जिया जैसी पीछे पड़ जाती है भाभी जी करते हुए। तभी रश्मि बोलती है यार बस तो करो, भाभी जी क्या लगा के रखा है, वो उम्र में छोटी है अपन से। तो कहती है पर है तो भाभी जी ना, औहदा तो भाभी जी का हो गया है ना, अब भले छोटी हो या बड़ी हो क्या कर सकते हैं, है तो भाभी। भाभी प्रणाम, भाभी कैसे हो। तो रिद्धि बोलती है बस कर यार जिया, क्यों परेशान कर रही है मेरी वाली को। तो कहती ओ भैया जी आप तो मतलब पार्टी बदल लिए, आपकी बीवी आएगी नहीं, अब तो आप जोड़ू का गुलाम बन चुके हो। तो रश्मि जो रहती है वो एकदम से जिया का कान पकड़ के बोलती हो गया बस। तो कहते क्या हो गया, मैंने क्या किया, मैंने तो सच बोला, जोरू का गुलाम मैं बन के रहूंगा। वाह वो वाला किस्सा कर रही है रिद्धि। तो रश्मि एकदम से बोलती है हो गया आपका, तो चलिए। तो रिद्धि कहती है कि चलो मैं तो जोरू का गुलाम मान लिया, तुम कौन सी जोरू की गुलाम नहीं हो, कान पकड़ के लेके जा रही है तुम्हारा। तो कहती है अरे हम तो हमेशा से ही गुलाम हैं, और अगर कोई इतनी सुंदर वाइफ हो तो गुलाम बनने के लिए कौन रेडी नहीं होगा। जब नाना नानी स्टेज पर आते हैं, थोड़ी देर के बाद नाना नानी जब स्टेज पर आते हैं, तभी वो कायरा के सर पे हाथ रख के बोलते हैं कायरा अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। तो रिद्धि के सर पे भी हाथ रखते हैं वो दोनों। तो बहुत मतलब एक मिलनसार एटमॉस्फेयर होता है। इंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है और इंगेजमेंट ख़त्म होने के 1 महीने के बाद कायरा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम देने लगती है। जब वो एग्ज़ाम देती है तो वो अपना ये जो सेकंड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर होता है वो भी कंप्लीट करने लगती है। फिर ऐसी लाइफ कंटिन्यू चल रही रहती है। इन लोगों के कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और 1 साल भी इतनी फास्ट तरीके से बीतता है कि पता भी नहीं चलता है। उस 1 साल में कायरा को हमेशा पढ़ाई के लिए रिद्धि बहुत सपोर्ट करती थी। अब वो रिद्धि कहीं न कहीं उनकी उसकी पार्टनर भी थी, मतलब फियांसे थी। तो फियांसे होने के बावजूद वो बहुत सपोर्ट करती थी। और 1 साल के बाद जो कायरा का अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है 1 साल के बाद, फिर वो डिसाइड करती है कि उसे फर्दर स्टडीज़ करने के लिए जाना है। उस 1 साल में कायरा के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। वो अपना जो ग्रेजुएशन है बहुत अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करती है और काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। फिर 1 साल के बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएगी। तब उसके पास बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। देहरादून का कॉलेज रहता है, फिर उसके पास दिल्ली का कॉलेज रहता है, मुंबई का कॉलेज रहता है, बहुत सारे कॉलेज रहते हैं। पर जो तनु और पुनीत रहते हैं वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली के कॉलेज में जाएंगे। वो अपना एमबीए कंप्लीट करने के लिए जाएंगे। तो जो एमबीए के लिए भी 3 कैटेगरीज होती है, एचआर फाइनेंस होता है, फिर फाइनेंस होता है, मार्केटिंग्स होती है और एचआर होता है। तो तभी जो वहाँ पे पुनीत रहता है, पुनीत कहता है कि मैं तो मार्केटिंग में लूँगा क्योंकि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आगे जाके कुछ होगा। जो तनु रहती है वो कहती है मैं एचआर बनना चाहती हूँ, मुझे मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन
जो कायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि उसे क्या करना है। तो तभी जो उसका दोस्त रहता है पुनीत, वो कहता है कि तुम्हें क्या करना है? तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना है मुझे नहीं आ रहा है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि यार तुम ड्यूअल डिग्री कर लो ना, तुम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करो, तुम एचआर फाइनेंस कर लो या फिर एचआर मार्केटिंग कर लो, जो तुम्हें ठीक लगता है। तो वो कहती है कि एचआर मार्केटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पापा का बिजनेस भी संभालना है, तो एचआर मार्केटिंग सही होगा। अब ये जो सब्जेक्ट्स जो चूज़ करने के लिए जब देखा जाता है तो इन लोगों को दिल्ली ही सबसे सही दिखता है। फिर 1 साल के बाद, मतलब जब अब पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग दिल्ली में जाकर अपनी अब फर्दर पीजी करेंगे एमबीए। तो अब उसके आगे क्या होता है अब जानेंगे कुछ एपिसोड्स में। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि कितनी फास्ट फास्ट चल रही है, बट अब थोड़ा वक्त आ चुका है कि थोड़ा सा स्पीड अप हो और जल्दी चीज़ों को थोड़ा एंड अप किया जाए। तो शायद नहीं है, पर आपको स्टोरी प्रॉपर लाइन मिलेगी क्योंकि अभी तो एंगेजमेंट हुई है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। So if you like my story, like, share and subscribe, and please subscribe. Thank you.